অমিত শাহ দূরভাষ জনসভার মাধ্যমে দেশের জনগণের সঙ্গে তামাশা করছেন। দেশের গরিব জনগণ যখন খেতে পাচ্ছে না, দেশের পরিযায়ী শ্রমিকরা যখন বাড়িতে ফেরার জন্য বাস ভাড়া পাচ্ছে না, ট্রেন ভাড়া পাচ্ছে না, তারা বাধ্য হয়ে পায়ে হাঁটছে এবং হাজার হাজার কিলোমিটার পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা মারা যাচ্ছে, তখন বিজেপি সরকার, এই মোদী সরকার নিজেদের ভোট প্রচারে ব্যস্ত। গদি পাওয়ার জন্য এরা যে কোনো পথ অবলম্বন করতে পারে, এরা মানুষের কথা ভাবে না। আপনারা জানেন বিহারে এই ভোট প্রচার করতে, এই জনসভা করতে ৭২,০০০ টিভি লাগানো হয়েছিল, এলইডি টিভি লাগানো হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি টিভি লাগাতে খরচা হয়েছিল ২০,০০০ টাকা করে। মোট ১৪৪ কোটি টাকা খরচা করা হয়েছে। কংগ্রেসের অখিলেশ সিং কি বলেছেন? বিহারের এই জনসভাকে সফল করার জন্য এই বিজেপি সরকার ১০০ কোটি টাকা খরচা করেছে শুধুমাত্র বিজেপি কর্মীদের ১ লক্ষ স্মার্টফোন দেওয়ার জন্য। ১০০ কোটি টাকা খরচা করলো কিসে? না ১ লক্ষ স্মার্টফোন দেওয়ার জন্য, যেখানে পরিযায়ী শ্রমিকরা ভাড়ার অভাবে, টাকার অভাবে রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য হয়েছে, হাঁটতে হাঁটতে তারা প্রাণ পর্যন্ত হারাচ্ছে। এই সরকার শুধু মিথ্যা কথা বলে। আপনারা ভাবুন একবার, জনসভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহ কত বড় মিথ্যা কথা বলছেন। তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন তারা নাকি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর জন্য 85% টাকা দিয়েছেন। আসল সত্য কি এই ভিডিওতে দেখুন। गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी इस वर्चुअल चुनावी रैली में गलत बयानी भी की। उन्होंने कहा कि हमने 85% जो ट्रेन का टिकट है उसे केंद्र सरकार ने अब से अपने जेब से दिया है। ये उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुनिए। रेलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाया। इसे गलत बयानी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि जो आखिरी सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि टिकट का पैसा जिस राज्य से मजदूर जा रहे हैं और जिस राज्य को मजदूर पहुंच रहे हैं, इन्हीं 2 राज्यों ने दिया है, केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। उल्टा आज मैं चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, क्या तुम एक भी सरकारी फरमान मुझे दिखा सकते हो, एक भी सरकारी फरमान जिसमें यह लिखा हो कि केंद्र सरकार जो है वो 85% पैसा दे रही थी टिकट का। संबित पात्रा ने भी ट्वीट करके कहा था कि हम 85% पैसा दे रहे हैं टिकट का, बल्कि खुद आपके सोलिसिटर जनरल ने आपकी पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि जो जिन राज्यों से मजदूर निकल रहे हैं और जिन राज्यों को मजदूर पहुंच रहे हैं, उन्होंने टिकट दिया। उल्टा गुजरात सरकार का यह फरमान देखिए, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अश्विनी कुमार ने कहा है कि जो मजदूर जा रहे हैं वो अपनी जेब से पैसा ভরেঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের জনসভায় এসে অমিত শাহ কি বলছেন? সিএএ বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের বিরোধিতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন করছেন? শুধু কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিএএ এর বিরোধিতা করেছেন? সিপিএম করেছে, কংগ্রেস করেছে, আরো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই সিএএ এনআরসির বিরোধিতা করেছে। শুধু ভারতবর্ষে কেন, বিদেশ থেকেও মানুষেরা এই সিএএ এনআরসির বিরোধিতা করেছে। मैं बंगाल के लोगों को कहना चाहता हूं कि इतना ही बड़ा कदम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। विभाजन के बाद करोड़ों लोग पड़ोसी देश से आए, शरणार्थी आए, 70 साल से वो वैसे ही रहते रहे, कोई कानूनी अधिकार नहीं, कोई पहचान नहीं, अपने ही देश में वो निराश्रित बनते रहे। वहां तो परेशान होते ही थे, यहां पर भी परेशान हुए। अपनी सरकारों ने भी उनकी सुध नहीं ली, क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करनी थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, इसने करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको सम्मान देने का भारत का वादा जो सन 47 में किया गया था, उसको 2019 में पूरा किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और वो शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिया। यूनाइटेड नेशंस ने ओपनली कह दिया है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है। मतलब यूनाइटेड नेशंस तक ने कह दिया है। यहां पर इंडिया के जाने माने नोबेल प्राइज विनर वेंकट रमन रामाकृष्णन, जिन्होंने 2009 में केमिस्ट्री को लेकर नोबेल प्राइज जीता था, ये भी बहुत ओपनली और स्ट्रांगली इस बिल को क्रिटिसाइज करने लग रहे हैं। आसाम में तो बीजेपी लीडर्स ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी है। बहुत से सीनियर लीडर्स ने भी पार्टी को छोड़ा इस एक इश्यू को लेकर यहां पर, लेकिन फिर भी बीजेपी के जो सेंट्रल नेशनल लीडर्स हैं यहां पर इससे बाज नहीं आ रहे हैं। वही घिसे पिटे आर्ग्यूमेंट्स, वही एक्सक्यूजेस बार बार दिए जा रहे हैं कि नहीं ये बिल ऐसा है, नहीं ये बिल ऐसा नहीं है, नहीं इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, तुमने क्या देश की जनता को बेवकूफ समझा है जो वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे? तुम्हारी पार्टी जिसमें 30% लोग वैसे ही क्रिमिनल्स हैं यहां पर, तुम्हारी पार्टी जिसमें पढ़े लिखे लोग की बहुत सख्त कमी है यहां पर, एज कंपेयर टू नोबेल प्राइज विनर्स। हम लोग इन नोबेल प्राइज विनर्स में विश्वास करें, इन यूनाइटेड नेशंस में विश्वास करें, या फिर तुम्हारी पार्टी के ऊपर विश्वास करें यहां पर? और जो हरकतें हैं ना दोस्तों इनकी, उन्हें देखकर बिल्कुल यही चीज प्रूव हो जाती है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो एक्ट लाया गया यहां पर, ये किसी की
सहायता करने के लिए नहीं लाया गया, ये बस देश में डिवाइड फैलाने के लिए लाया गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त भी जब सिचुएशन इतनी टेंस्ड है, आप इन बीजेपी लीडर्स के अकाउंट्स पर जाकर देखो, ट्विटर अकाउंट्स पर क्या शेयर करने लग रहे हैं। ऐसे वीडियोस शेयर करते हैं जिसमें कहते हैं कि देखो प्रोटेस्टर्स एंटी हिंदू स्लोगन्स उठा रहे हैं यहां पर, ये प्रोटेस्टर्स हिंदुओं की एथनिक क्लींजिंग चाहते हैं, हम हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं यहां पर, जानबूझकर हिंदू मुसलमान के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो यहां पर। जबकि ये फर्जी वीडियोस हैं, ऑल्ट न्यूज ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है ये फेक वीडियोस हैं यहां पर, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि हिंदुओं के मन में यहां पर एक डर बैठे, एक डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी सही से अप्लाई की जा सके यहां पर। और फिर इनके ट्विटर के कमेंट्स में आप देखोगे इन बीजेपी सपोर्टर्स क्या लिखते हैं कि ये लोग 2002 फिर से चाहते हैं यहां पर। आपको लगता है ये लोग, इन लोगों में किसी भी तरह की इंसानियत है कि ये और लोगों की मदद कर सकते हैं किसी भी सेंस में? साफ दिखता है यहां पर ये कि ये लोग दंगे कराना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में दंगे हो जाएं, लोग डिस्ट्रैक्ट हो, हम अपना डिवाइड एंड रूल का गेम अच्छे से चला सकें। फिर यहां पर हमारे प्रधानमंत्री खुद ये काम करने लग रहे हैं, अपने भाषणों में कहते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको उनके कपड़े देखकर पहचाना जा सकता है। मेरी राय है दोस्तों, जिसमें मुझे क्या लगता है क्या इनका असली प्लान है यहां पर। नहीं तो आप इनमें से किसी से भी पूछकर देख लो क्या फैसिलिटीज है उन लोगों के लिए जो बाहर के देश से इंडिया में आएंगे और जिन्हें ये सिटीजनशिप देंगे। क्या उन्हें नौकरियां दे पाएंगे जब हमारे देश में खुद के लोगों को ये नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं? क्या उनके खाने का इंतजाम कर पाएंगे जब यूपी के खुद के स्कूलों में बच्चों को रोटियों के साथ नमक दिया जाता है, यहां पर चूहे खिलाए जाते हैं उनको मरे हो, यहां पर हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक नीचे गिरे जा रही है? क्या उन लोगों को ये घर दे पाएंगे रहने के लिए जब हमारे देश में खुद के लोगों के पास घर नहीं है, पॉवर्टी बढ़े जा रही है? यहां पर पूछ के देख लो आप इनमें से किसी से भी, कोई जवाब नहीं होगा इनके पास। পশ্চিমবঙ্গের জনসভায় এসে অমিত শাহ একটি কথা সঠিক বলেছেন, তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের মানুষ ঠিকমতো তালি বাজিয়েছে, ঠিকমতো তালি বাজিয়েছে, ঠিকমতো মোমবাতি জ্বালিয়েছে, এই কথা তিনি সঠিক বলেছেন। इसके बाद में कोरोना के खिलाफ घंटी बजाओ, थाली बजाओ, उसके बाद दिया जलाने का कार्यक्रम, उसके बाद कोरोना वॉरियर के सम्मान में तीनों सेनाओं ने पुष्प वर्षा करी। তিনি আরো বলেছেন যে এই বিজেপি সরকার করোনার সঙ্গে খুব ভালোভাবে মোকাবিলা করেছে, এত সুন্দর মোকাবিলা করেছে, এত সুন্দরভাবে সুব্যবস্থা করেছে যে ভারতবর্ষ করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় ইতালি এবং স্পেনকেও এগিয়ে টপকে চলে গেছে, ইতালি এবং স্পেনকেও টপকে চলে গেছে। বিশ্বে ভারতবর্ষের এখন র্যাঙ্ক রয়েছে 5 নম্বর, পঞ্চম। এত সুন্দরভাবে বিজেপি সরকার করোনার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে। আপনারা একবার ভাবুন, এই সরকার শুধু মিথ্যার পর মিথ্যা কথা বলে মানুষদের কিভাবে বোকা বানাচ্ছে। এই সরকার কি বলছে? সবাইকে টাকা দেওয়া হয়েছে, সবাইকে টাকা দেওয়া হয়েছে, সমস্ত খাতে টাকা দেওয়া হয়েছে। এত টাকা দেওয়া হয়েছে তাহলে মানুষ গরিব কেন? তাহলে ভারতবর্ষের এমন ভয়ঙ্কর চিত্র কেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? আচ্ছা আপনারা বলুন তো, এই সংকটকালে, এই করোনার মহামারীতে বিদেশের কোন দল, কোন রাজনৈতিক দল এইভাবে নিজেদের রাজনৈতিক প্রচার করছে? শুধু গদি পাওয়ার জন্য, গদিতে বসার জন্য এরা যে কোনো পথ অবলম্বন করতে প্রস্তুত। সত্যি দুর্ভাগ্যজনক, মানুষকে বোকা বানাতে এই অন্ধভক্তদের বোকা তো বানিয়েছে, আর যারা অন্ধভক্ত নয় তাদেরকেও বোকা বানানোর জন্য মিথ্যা কথার ফুলঝড়ি ঝরাচ্ছে এরা। আপনারা আজকে বলুন, আজকে শপথ নিন যে এই দলের এত মিথ্যা কথায় কি আপনারা বিশ্বাস করবেন? যদি বিশ্বাস করবেন তাহলে বিশ্বাস করুন, আর যদি বিশ্বাস না করবেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।